सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। 45 दिन 45 मैराथन के अंतर्गत हमारी ये शायद 41 या 42वीं या 43वीं क्लास होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने फ्रेजेस पढ़ाना स्टार्ट किया था और उन फ्रेजेस के अंदर मैंने आपको नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और जो वर्ब या वर्बल फ्रेज होता है वो कंप्लीट तरीके से बता दिया था। आज हम उसी के आगे कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेजेस पढ़ेंगे, फिर हम क्लॉजेस पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट हमने वर्ब और वर्बल फ्रेज बताया था। इसके अलावा आपके 4-5 टाइप और होते हैं जो एक्स्ट्रा, जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज कुछ नहीं होता भाई, बहुत सिंपल है। इन्फिनेटिव तो आप जानते होंगे, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1। जहां भी हम 2+V1 का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वही आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ये 2+V1 और इसके लिए जो भी आएगा वो मिला के आपका क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ही सब्जेक्ट है, वांटेड आपकी वर्ब है, ही वांटेड व्हाट, क्या चाहता था, टू कॉल हर। तो ये जो टू कॉल, तो 2+V1 इन्फिनेटिव है, वांटेड का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और हर उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कॉल का ऑब्जेक्ट हर है, तो टू के लिए कॉल आया, कॉल के लिए हर आया, पूरा मिलकर एक फ्रेज बना। कौन सा फ्रेज बना, इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। अभी कौन सा फ्रेज बना, इन्फिनेटिव। इसका फंक्शन क्या होता है, मोस्टली या तो ये नाउन के तरीके से यूज होता है या फिर ये पर्पज एडवर्ब होता है। इन्फिनेटिव बहुत बार पर्पज बताता है, ठीक है। दे वेंट देयर, दे सब्जेक्ट है, वेंट आपका वर्ब है। दे वेंट देयर, वे वहां गए, देयर आपका एडवर्ब है, ठीक है। दे वेंट देयर, वहां गए, क्यों, वाई, व्हाट वाज द पर्पस, क्या पर्पस था जाने का। सो टू मीट हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से मिलने। तो टू मीट आपका इन्फिनेटिव है और मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर पेरेंट्स, तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। ऐसे ही राधिका सब्जेक्ट है, फॉरगॉट आपकी वर्ब है, राधिका फॉरगॉट व्हाट, क्या भूल गई राधिका, तो टू पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट करना भूल गई, ठीक है, लेटर को पोस्ट करना भूल गई। तो फॉरगेट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू पोस्ट, और टू पोस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द लेटर। तो पूरा का पूरा ये मिलके क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव फ्रेज। ऐसे देखेंगे, रिशु सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, अनेबल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, रिशु वॉज अनेबल। किस चीज के लिए अनेबल था, तो अनेबल को डिफाइन करने के लिए टू फाइंड द राइट पाथ, सही रास्ता खोजने में, ठीक है। तो टू फाइंड का ऑब्जेक्ट है द राइट पाथ, पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज होता है वैसे ही मेरे भाई जीरंड फ्रेज भी होता है। और जीरंड क्या होता है मेरे भाई, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसी को जीरंड बोलते हैं। तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके लिए जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स हों या मॉडिफायर्स हों, वो सब अपने आप में क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे जीरंड फ्रेज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी काम किसका करेगा, नाउन का। तो प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग आपका जीरंड, उसका ऑब्जेक्ट है कार्ड्स, पूरा मिलके किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इज आपकी वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब निगेशन है, अलाउड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव स्ट्रक्चर है, इन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट हर फैमिली, इन हर फैमिली प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्लेइंग कार्ड्स आपका एक जीरंड फ्रेज है, जहाँ पे जीरंड प्लेइंग है, उसका ऑब्जेक्ट है कार्ड्स। राधिका सब्जेक्ट है, अवॉइड्स आपकी वर्ब है, राधिका अवॉइड्स व्हाट, क्या अवॉइड करती है राधिका, तो अवॉइड का ऑब्जेक्ट है रीडिंग, अवॉइड के साथ में जीरंड आता है जनरली, ठीक है। सो राधिका अवॉइड्स रीडिंग, रीड करना अवॉइड करती है, क्या रीड करना, तो रीडिंग का ऑब्जेक्ट है अननोन मैसेजेस को रीड करना। तो यहां से लेके यहां तक अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा फ्रेज है, सो इट्स अ जीरंड फ्रेज, क्योंकि जीरंड से ही इसका शुरुआत हो रहा है, इसका हेडवर्ड क्या है, जीरंड है। ऐसे देखेंगे, द टीचर सब्जेक्ट है, डिड नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है, जहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, लाइक आपका मेन वर्ब है, डिड नॉट लाइक, किस चीज को पसंद नहीं किया उसने, टॉकिंग, बात करना। तो टॉकिंग क्या है, टॉक वर्ब से बना हुआ जीरंड है, किसका टॉक करना, मेरा, और कहां पे बात करना, तो इन क्लास। तो माई टॉकिंग बेसिकली क्या बन जाएगा, जीरंड फ्रेज बन जाएगा। ऐसे देखेंगे, दे सब्जेक्ट है, वर आपकी वर्ब है, दे वर कॉन्फिडेंट आपका एडजेक्टिव है, किस चीज को लेके कॉन्फिडेंट थे, तो कॉन्फिडेंट अबाउट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आता है। तो रीडिंग आपका जीरंड है, जिसका के लिए आ रखा है, सॉरी नॉट रीडिंग, दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट रीचिंग, और कहाँ रीच करना, तो रीच के लिए आपका एडवर्ब आ रखा है देयर, और कब पहुंचना था, ऑन टाइम। तो ये सब रीच के लिए आया है, तो हम आसानी से कह सकते हैं ये रीचिंग देयर ऑन टाइम। यहाँ पे भी माई टॉकिंग के साथ में इन क्लास को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि टॉकिंग इन क्लास आपका एक पूरा मतलब इन क्लास जो है वो टॉकिंग के लिए आ रखा है, टॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है, कहाँ बात करना, तो वो क्लास में बात करना। ऐसे ही देखेंगे, स्विमिंग आपका जीरंड है,
और कहाँ स्विम करना, तो इन द ओशियन इस स्विमिंग के लिए आया है। इसका मतलब है स्विमिंग हेडवर्ड है, उसके लिए इन द ओशियन आ रखा है। ये पूरा फ्रेज क्या बन जाएगा, जीरेंड फ्रेज बन जाएगा। इज आपकी वर्ब है, रिफ्रेशिंग आपका अगेन एक जीरेंड है, मतलब ये पार्टिसिपल है। स्विमिंग कैसा है, रिफ्रेशिंग है, अच्छा है, स्विमिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरेंड फ्रेज इस तरीके से बन जाता है। तीसरा जो आपका होता है एक ये होता है पार्टिसिपियल फ्रेज। पार्टिसिपियल फ्रेज का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रेज जो पार्टिसिपल से बना है। जैसे देख लेंगे तो पार्टिसिपल दो होते हैं, एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो होते हैं, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है उसको पार्टिसिपल कहते हैं। ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में मैंने अच्छे से करा रखा है, जस्ट यहाँ पे आपको इंट्रो मिल रहा है इसका, ठीक है। सो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो ये पार्टिसिपल कहलाती हैं। तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी हो और उसके लिए जो भी शब्द आ रखे होंगे उनको मिला के, और अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो पार्टिसिपल फॉर फ्रेज बन जाएगा, है ना। तो देखेंगे वर्किंग एज एडजेक्टिव विथ इट्स मॉडिफायर्स। इसका काम क्या होता है, एडजेक्टिव का होता है। तो एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहीं भी आ सकता है ना, पार्टिसिपल। तो फंक्शन तो एडजेक्टिव है बेसिकली। वैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन आया होगा, उस नाउन के लिए पार्टिसिपल आ सकता है। जैसे देखेंगे, जैसे शुरुआत में दे दिया एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड क्या है, ईडी फॉर्म है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि पार्टिसिपल है। किस चीज से एग्जॉस्टेड था, तो फ्रॉम द हाइक। हाइक यानी कि चढ़ना कहीं पे। दे रेस्टेड, तो दे के बारे में बता रहा है, कौन एग्जॉस्टेड था, दे। तो एग्जॉस्टेड फ्रॉम द हाइक, ये आपका क्या पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कौन सा फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। ऐसे देखेंगे, वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में वॉक करते हो, वॉकिंग के लिए आ रखा है इन द पार्क, तो यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा आपका, पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। ही वॉज बिटन बाई अ डॉग, क्योंकि वॉक कौन कर रहा था, ही के लिए आ रखा है, ये सब्जेक्ट होता है ना, इसके लिए आता है। वी आर लुकिंग, ये लुकिंग तो मेन वर्ब है, ये पार्टिसिपल नहीं है आपका। और प्रेपोजिशन है सम पीपल आपका क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे पीपल, जो कि हो स्किल्ड, तो स्किल्ड ईडी फॉर्म है, ईडी फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। किस चीज में स्किल्ड हो, इन आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो स्किल्ड इन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये आपका कौन सा फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेटा सम पीपल स्किल्ड इन आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये कौन सा फ्रेज है, तो अब की बार क्या है, क्योंकि स्किल्ड खुद किसके लिए आया है, पीपल के लिए, तो आपका पीपल मेन नाउन है, पीपल मेन नाउन है, तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो ये नाउन फ्रेज है। और इसी नाउन फ्रेज के अंदर एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि है स्किल्ड इन आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और लेकिन ये एडजेक्टिव बना किससे, पार्टिसिपल से बना है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज भी कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रॉड यहां से लेके यहां तक पूछा जाएगा तो नाउन फ्रेज, सिर्फ ये है यहां तक तो ये एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। और क्योंकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का ही एक टाइप होते हैं तो इसको पार्टिसिपल फ्रेज भी बोला जा सकता है। जितने भी पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं कहीं ना कहीं वो एडजेक्टिव फ्रेज ही होते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टिसिपल अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी भी रखते हैं तो उसको अलग नाम भी दे दिया गया है। जितने भी पार्टिसिपल फ्रेज होंगे वो सारे के सारे एडजेक्टिव का पार्ट होंगे, लेकिन जितने भी एडजेक्टिव होंगे जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपल हो, कुछ इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। आगे द मैन सब्जेक्ट है, कौन सा मैन, सिटिंग ऑन द बेंच, तो मैन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो सिटिंग किसको डिफाइन कर रहा है, मैन को, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव है तो यानी पार्टिसिपल है। तो सिटिंग ऑन द बेंच से ले, सिटिंग ऑन द बेंच ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ तो अब की बार मेन नाउन क्या बनेगा, मैन, क्योंकि मैन के लिए सिटिंग आया है, इसका मतलब है नाउन फ्रेज है। तो मैन को शामिल करके देखेंगे तो नाउन फ्रेज है, अकेला सिटिंग से देखेंगे तो आपका पार्टिसिपल या एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। आगे देखेंगे, वी आपका सब्जेक्ट है, नीड आपकी वर्ब है, सम वर्किंग पीपल, हमें कैसे लोग चाहिए, तो पीपल आपका नाउन है, वर्किंग आपका पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे लेकिन इसको फ्रेज नहीं कह पाएंगे, सिर्फ ये पार्टिसिपल है, क्यों, इस वर्किंग के लिए कुछ नहीं आया, क्योंकि सम भी किसके लिए आया, अल्टीमेटली पीपल के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट अगला आपका जो पॉइंट है दैट इज अपोजिटिव फ्रेज। तो व्हाट आर अपोजिटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। देखो इसको हम कई बार आपने पढ़ा होगा, नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन के नाम से पढ़ाते हैं। नाउन चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ ना, नाउन में जब केस पढ़ाते हैं वहां पे मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्लास में से ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपने नाउन पढ़ा है मेरे से तो वहां पे जरूर आपने पढ़ा होगा केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन। यहाँ पे नाउन मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, एक बड़ी वीडियो भी मैंने डाली थी एक बार 12 घंटे की नाउन की, आप यूट्यूब पर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राम, और राम के बारे में ना मैं फर्दर डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ, राम जो कि मेरा फ्रेंड है, तो मैं लिख दूंगा माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो माई बेस्ट फ्रेंड है ना, देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया राम, ठीक है, हैज कम,
वो आ चुका है। और इस राम के हिसाब से वर्ब आ गई आपकी हैज, हेल्पिंग वर्ब, और कम आपकी मेन वर्ब। इसका मतलब ये है, ये जो माई बेस्ट फ्रेंड है, ये सब्जेक्ट है नहीं, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर ये है क्या? तो भाई ये इस नाउन को डिफाइन करने के लिए आया है, और इसी को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, ये है आपका नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। और इसी को हम शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं कि ये एक अपोजिटिव है। क्या है? अपोजिटिव। और अपोजिटिव अगर एक सिंगल शब्द का होता है तो वो अपोजिटिव सिंपल कहलाता है, और अगर वही फ्रेज के रूप में आ जाता है तो वही अपोजिटिव फ्रेज बन जाता है। यहाँ पे फ्रेज है, फ्रेंड नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है, माई आपका डिटरमिनर है। ठीक है, सो माई बेस्ट फ्रेंड अपने आप में अपोजिटिव फ्रेज है। कायदे से अगर इसको वैसे देखोगे ना तो इसका हेडवर्ड क्या है? नाउन। तो अपोजिटिव फ्रेज जितने भी होते हैं सामान्यतः नाउन फ्रेज होते हैं। जितने भी अपोजिटिव होते हैं वो अपने आप में नाउन ही तो होते हैं, नाउन इन अपोजिशन ही तो बोलते हैं उसको। तो नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं, यानी कि ये अपने आप में नाउन है। तो वैसे देखोगे ना इसको, फंक्शन वाइज देखोगे तो ये अपने आप में क्या है? अपोजिटिव फ्रेज, फंक्शन वाइज। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इसके स्ट्रक्चर में मेन नाउन, मेन शब्द क्या है? नाउन है, तो ये आपका नाउन फ्रेज है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्या ऑप्शंस हैं। नाउन फ्रेज ऑप्शन में है, अपोजिटिव ऑप्शन में है। मान लीजिए नाउन और अपोजिटिव दोनों ऑप्शन में है, और स्पेसिफिकली ये चीज़ दी गई है, तो ये अपोजिटिव है, अपोजिटिव को ही प्रेफर करेंगे। देखो, जब भी हमें ऑप्शन में जो बारीक डिटेल है, अगर बारीक दिया गया तो बारीक पे जाएंगे, अगर बारीक ना हो तो उसके ब्रॉड टर्म पे चले जाएंगे। जैसे मैंने वहां भी बताया था प्रीपोजिशनल वाले में और एडवर्ब वाले में, कि अगर प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है और ऑप्शन में प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो फिर वही मारेंगे, लेकिन अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है तो फिर उसके फंक्शन पे चले जाएंगे कि वो एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है या फिर वो एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होता है। तो ये देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। राधिका, राधिका जो कि कौन है? राधिका माई बेस्ट फ्रेंड। तो राधिका को डिफाइन करने के लिए आया है, तो माई बेस्ट फ्रेंड अपने आप में क्या है? अपोजिटिव है। सामान्यतः अपोजिटिव को हम किस में बंद करते हैं? कॉमाज में बंद कर देते हैं। ठीक है, हैज़ ऑलवेज बीन काइंड टू मी, वो हमेशा मेरे लिए काइंड रही है, दयालु रही है, दया करती रही है मेरे पे। ठीक है, माई ब्रदर, मेरा भाई, जो कि अपने आप में क्या है? अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है। तो मेरा भाई, इस भाई को डिफाइन करा गया फर्दर, तो ये पे अगेन क्या आ जाएगा? अपोजिटिव है। विल कॉल यू इन द इवनिंग, वो आपको कॉल करेगा। ऐसे ही आई, और आई को डिफाइन करते हुए मैंने अपना नाम लिख दिया प्रशांत सोलंकी। तो आई प्रशांत सोलंकी हैव बीन वर्किंग ऑन समथिंग वंडरफुल, मैं किसी वंडरफुल चीज़ पर काम कर रहा हूँ। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये प्रशांत सोलंकी यहाँ पे क्या है? नाउन है वैसे तो, लेकिन ये अपोजिटिव का पार्ट है ना। विराट कोहली, विराट कोहली जिसको बोला गया है कौन? द फॉर्मर इंडिया कैप्टन, यानी कि पूर्व भारतीय कप्तान। तो फॉर्मर इंडिया कैप्टन, यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं ये फॉर्मर इंडिया कैप्टन क्या है? विराट कोहली सब्जेक्ट है, लेकिन फॉर्मर इंडिया कैप्टन क्या है? अपोजिटिव है। तो इसी को अपोजिटिव फ्रेज बोल देते हैं। आई होप अपोजिटिव इज क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। तो ये थे भाई आपके काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। अब कुछ कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को एक बार पॉज करें और पूरे सेंटेंसेस को ब्रेक करें। जहाँ पे भी अगर कोई भी मल्टीपल वर्ड्स बन रहे हैं तो वो फ्रेज है। अगर एक से ज़्यादा शब्दों का समूह है जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो फ्रेज है। और अगर बेटा जी वो फ्रेज है, अगर वो फ्रेज है, इसका मतलब है उसका टाइप आपको बताना है। तो शुरू हो जाइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एंशिएंट रूइंस, ये आपका सब्जेक्ट है, जिसमें रूइंस आपका नाउन है, एंशिएंट आपका एडजेक्टिव है, द आपका आर्टिकल है, मेन नाउन, मेन शब्द क्या है? नाउन है। इसका मतलब है कि ये आपका नाउन फ्रेज है। और इस रूइंस के बारे में लिख रखा है हिडन, तो हिडन आपका क्या है? एडजेक्टिव है। कहाँ पे हिडन है? तो इस हिडन के बारे में आ रखा है इन द मिस्टी माउंटेन्स, तो ये इसका क्या है? इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रखा है? मिस्टी माउंटेन्स आ रखा है। तो देखो, अगर हम एक बड़ा फ्रेज देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, और इसका मेन नाउन क्या है? रूइंस, इसीलिए ये अपने आप में नाउन फ्रेज है अगर पूरा देखते हैं हम। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेजेज हैं जिनको नेस्टिंग फ्रेज बोल देते हैं। तो वो नेस्टिंग फ्रेजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ से लेके, हिडन से लेके इन द मिस्टी माउंटेन्स को देखूं तो अल्टीमेटली मेन शब्द आपका क्या बनेगा सर? आप कहोगे सर हिडन मेन शब्द है, इस हिडन के लिए इन आया है। कहाँ पे हिडन है? मिस्टी माउंटेन्स में। तो क्योंकि हिडन से लेके देख रहे हैं तो हिडन मेन है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है।
और इसी को पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो हिडन अपने आप में हाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, यानी कि हिडन इज अ पार्टिसिपल। और अगर ये पार्टिसिपल है तो आप इसको पार्टिसिपियल फ्रेज भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको पार्टिसिपियल फ्रेज भी बोला जा सकता है। अगर मैं इसी के अंदर कुछ और देखूं थोड़ा सा, और यहां से देखूं इन द मिस्टी माउंटेन्स, इन द मिस्टी माउंटेन्स, तो ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पीपी लिख रहा हूं शॉर्ट में, प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मिस्टी माउंटेन्स। फंक्शन वाइज देखोगे तो ये क्या काम कर रहा है, कहाँ हिडन है, प्लेस बता रहा है। प्लेस को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो फंक्शन वाइज ये एडवर्ब फ्रेज है, इन द मिस्टी माउंटेन्स, ठीक है। और वैसे स्ट्रक्चर वाइज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहीं पे मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो बेटा, इनको भी हटा के द मिस्टी माउंटेन्स, सिर्फ द मिस्टी माउंटेन्स को देखूं तो ये क्या है? माउंटेन्स नाउन है, मिस्टी आपका एडजेक्टिव है और ये आपका द है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अपने आप में जो अंदर वाइट में है ये एनपी है। एनपी का मतलब यहाँ पे नाउन फ्रेज है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनपी यानी कि नाउन फ्रेज, पीपी यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज, एपी अगर मैं लिखूं तो समझ जाना कि ये एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज आर रेयर, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे अट्रैक्टेड आपका क्या है? वर्ब है। और क्या अट्रैक्ट करता है किसको? एडवेंचरर्स आपका उसका ऑब्जेक्ट है। तो कई सारे फ्रेजेस यहाँ पे समझ आए क्या क्या फ्रेज बन रहे हैं, आगे देख लेते हैं। द पाथ सब्जेक्ट है, दो वर्ड है तो नाउन फ्रेज है ना, नाउन है एडजेक्टिव, मतलब नाउन है और आर्टिकल है। वॉज आपका वर्ब है। कैसा था? द पाथ वॉज नैरो, नैरो आपका क्या बना? एडजेक्टिव। कितना नैरो था? अनयूजुअली, कुछ ज़्यादा ही। ये आपका क्या बना? एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब मिला के क्या बन जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। किस चीज़ के लिए नैरो था? तो फॉर क्या है आपका? प्रपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है सच ए पॉपुलर ट्रेल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखोगे तो कौन सा बनेगा? आप कहोगे सर पीपी यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज। यहाँ से लेके अगर पूरे को देख लो या यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक देख लो, इन दोनों ही केस में ये क्या बनेगा? एपी यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ही हैज़ अ प्लान टू सरप्राइज हर ऑन हर बर्थडे। ही सब्जेक्ट है, हैज़ आपकी वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है अ प्लान। किस चीज़ के लिए प्लान है? प्लान का पर्पज़ क्या है? तो इस प्लान को ही फर्दर डिफाइन कर रहा है, टू सरप्राइज। तो ये आपका क्या आ गया? पर्पज़ बताने के लिए इन्फिनेटिव। किसको सरप्राइज करना है? हर उसका ऑब्जेक्ट है। और कब सरप्राइज करना है? ऑन हर बर्थडे। तो ये सब कुछ प्लान इसी के लिए तो है, सरप्राइज के लिए, ठीक है। तो ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अल्टीमेटली ये क्या है आपका? इसका मेन शब्द है टू सरप्राइज। तो टू सरप्राइज यानी कि इन्फिनेटिव, तो ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में आईपी लिख रहा हूँ अभी, है ना। इन्फिनेटिव फ्रेज है। आगे, हर फेवरेट हॉबी, हर फेवरेट हॉबी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें हॉबी सब नाउन है, फेवरेट एडजेक्टिव है, हर आपका पजेसिव केस है। तो ये आपका एनपी यानी कि नाउन फ्रेज है। इज आपकी वर्ब है। कलेक्टिंग आपका यहाँ पे क्या है? क्या हॉबी कुछ कलेक्ट कर रही है? नहीं ना, हॉबी को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द हॉबी। और व्हाट का रिप्लाई हमेशा क्या आता है? हर फेवरेट हॉबी इज व्हाट, इज व्हाट। और व्हाट का रिप्लाई जब भी आएगा ना मेरे भाई, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि व्हाट का आंसर हमेशा और हमेशा नाउन आता है ना। व्हाट का आंसर क्या आता है? नाउन। तो ये जो कलेक्टिंग है ना, इट्स अ नाउन, नाउन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी हॉबी खेल रही है, ये वर्ब नहीं है। इसको ये मत समझ लेना इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना। हॉबी कुछ कलेक्ट नहीं कर रही है। मैं ये थोड़ी ना कहना चाह रहा हूँ कि उसकी जो हॉबी है वो रेयर स्टाम्प कलेक्ट कर रही है। उसकी हॉबी क्या है? व्हाट इज हर हॉबी? उसकी हॉबी है स्टाम्प कलेक्ट करना, यानी कि हमें यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई चाहिए, यानी कि नाउन। और अगर ये नाउन है और आईएनजी फॉर्म में नाउन होता है, यानी कि यू कैन इजीली से ये आपका क्या है? जीरेंड है बेटा, है ना। और इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रेयर स्टाम्प्स। और कहाँ से कलेक्ट करता है? तो फ्रॉम प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अराउंड द वर्ल्ड। आ जाते हैं एक बार यहाँ पे फ्रेजेस मार्क करने पे कि कौन से फ्रेजेस किस तरीके से बन रहे हैं। अगर मैं ये देखता हूँ कलेक्टिंग रेयर स्टाम्प्स, यहाँ तक भी देख सकते हैं, या फिर इसको आप पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड है ना, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये भी कलेक्ट के लिए आया है। हॉबी अराउंड द वर्ल्ड नहीं है, स्टाम्प्स कलेक्ट करना अराउंड द वर्ल्ड से है ना, पूरे दुनिया से। तो आप आसानी से कह सकते हो कि कलेक्टिंग रेयर स्टाम्प्स अराउंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपका क्या है? जीरेंड फ्रेज है। तो जीपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में भी, है ना, जीरेंड फ्रेज है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बात करूँ तो इसका हेड क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये आपका क्या बन जाएगा? पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंसेस को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस पीपीटी के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चंस हैं, इनको पॉज कर करके आप ब्रेक कर लेना। जिसको आपको लगे कि इस वाले को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख देना,
मैं पूरे के पूरे ब्रेक करवा दूंगा, ठीक है। एक बार ये वाला भी मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा सा लग रहा है सेंटेंस काफ़ी, तो अगर बड़ा है तो एक बड़ा वाला भी ब्रेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से फ्रेजेस लगाओगे। देखो गीतांजलि आपका क्या है, नाम है, ठीक है। गीतांजलि नाम सुन के आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की याद आ जाएगी, है ना। नोबेल मिला था ना उनको इसी चीज़ के लिए। कब मिला था नोबेल, कौन से सन में, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। नोबेल प्राइज़ जो है कब मिला था इनको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा चलो, नोबेल प्राइज़ तो इनको 1930 में मिला था। इन्होंने गीतांजलि को लिखा कब था ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो गीतांजलि को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जब किसी नाउन को हम आगे फर्दर डिस्क्राइब करते हैं तो ये क्या होता है, आप कहोगे ये होता है अपोजिटिव। अपोजिटिव फ्रेज है ना, तो ये अपोजिटिव फ्रेज आ गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो बाई प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये अभी भी अपोजिटिव के अंदर ही चल रहा है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को डिफाइन करने के लिए हुआ गया, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो रिलेटिव क्लॉज बनाता है। तो हु रिसीव्ड, क्या रिसीव किया, तो रिसीव्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द नोबेल प्राइज। द नोबेल प्राइज ये आपका क्या है, एनपी है, नाउन फ्रेज है ना। किस चीज़ के लिए, तो फॉर इंग्लिश लिटरेचर। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि ये आपका पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 1930, यहाँ से यहाँ तक ये आपका अगेन क्या आ जाएगा, पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगेन प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिला के क्या बन जाएगा, पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। आगे गीतांजलि सब्जेक्ट था, उसके लिए वर्ब आगे कंप्राइजेस। क्या कंप्राइज करता है, 157 पोइम्स, 157 पोइम्स हैं इसमें। और इन पोइम्स को डिफाइन करने के लिए एक अपोजिटिव आ जाएगा। पोइम्स को बता रहे हैं, मैनी ऑफ विच, जिनमें से ज़्यादातर, हैव बीन टर्न्ड, जो कि बदली जा चुकी हैं, इनटू सॉन्ग्स, सॉन्ग्स में ऑफ रविंदर संगीत, रविंदर संगीत के जो सॉन्ग्स हैं उनमें। तो ये अगेन क्या आ जाएगा, अपोजिटिव आगे, ठीक है। अपोजिटिव जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के लिए, अपोजिटिव आपका ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है। तो ये आपका अपोजिटिव आ जाएगा। अपोजिटिव अल्टीमेटली कौन सा फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, ये तो शायद अभी करा ही दिया था। इन दोनों को देख लीजिए एक बार, इनको और करा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो सेंटेंसेस होंगे वो आप खुद से करना है ना। काफ़ी करा दिए मैंने, क्योंकि इसके बाद क्लॉजेस पे भी हमें मूव करना है। हर फेवरेट ऑथर, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, जिसमें ऑथर नाउन है, फेवरेट एडजेक्टिव है, हर आपका क्या है, पजेसिव केस है। तो ये आपका नाउन फ्रेज बन जाता है यहाँ पे, है ना, नाउन फ्रेज, एनपी लिख रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये अपोजिटिव है ना। हालांकि इसको अपोजिटिव फ्रेज नहीं कहना चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि अपोजिटिव फ्रेज नहीं है, सिर्फ अपोजिटिव है, या कह सकते हैं नाउन इन अ पोजीशन है, क्योंकि सिंगल वर्ड है। मुंशी प्रेमचंद कोई दो शब्द नहीं है, एक ही नाम है ये, ठीक है। हर फेवरेट ऑथर, मुंशी प्रेमचंद को फर्दर डिफाइन किया गया है द राइटर ऑफ कर्म भूमि, ये कर्म भूमि के राइटर हैं। अगेन ये भी आपका अपोजिटिव है। तो एक सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल अपोजिटिव्स आ जाएं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फ्रेज के रूप में है तो ये अपोजिटिव फ्रेज आप इसको सीधा कह सकते हो, अपोजिटिव फ्रेज है। इन्फ्लुएंस्ड आपकी क्या है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है हर राइटिंग स्टाइल, में स्टाइल आपका नाउन है, राइटिंग एडजेक्टिव है, और हर आपका पजेसिव केस है, ठीक है। मनीष सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, इसके लिए आगे एक अपोजिटिव आ रखा है द मास्टरमाइंड बिहाइंड द बैंक रॉबरी। ये क्या है आपका, आप कहोगे सर ये कई सारे वर्ड से मिलके बना है, तो इट इज़ योर अपोजिटिव फ्रेज, ठीक है, अपोजिटिव फ्रेज है, या केस इन अपोजिशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे मास्टरमाइंड मेन नाउन है, बिहाइंड आपका प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द बैंक रॉबरी, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एस्केप्ड आपकी मेन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल के बारे में बता रहा है लोकेटेड, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, तो ऑन द नॉर्दर्न साइड बॉर्डर ऑफ आवर सिटी। अब अगर फ्रेजेस देखें तो यहाँ से फ्रॉम प्रीपोजिशन से लेके, फ्रॉम के लिए आया है सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल के लिए आया है लोकेटेड, और लोकेटेड के लिए आया है ऑन द नॉर्दर्न साइड बॉर्डर, और किस चीज़ का बॉर्डर, तो ऑफ आवर सिटी, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा का पूरा क्या बनेगा, आप कहोगे सर पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँ इस वाले पार्ट की कि लोकेटेड से लेके और लास्ट तक कहाँ तक बनेगा, आप कहोगे लोकेटेड से लेके ये सर आपका, क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज है तो या तो आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हो मेरे भाई,
एडजेक्टिव फ्रेज, या आप इसको पार्टिसिपल बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई बोल सकते हो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करने लग जाए भाई, ऑन से लेके और यहाँ तक की, तो ये फिर से क्या बन जाएगा आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, यानी कि पीपी। पीपी का मतलब पार्टिसिपल मत समझ लेना, पीपी जहाँ लिख रहा हूँ वो प्रीपोजिशन के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। बाकी देख लेना, कुछ क्वेश्चंस मैं पीपीटी में छोड़ दूंगा, कुछ पीवाई क्यूज हैं, एक बार इनको देख लो। ठीक है, पीवाई क्यूज एसएससी में तो अब तक ज़्यादा आए नहीं थे, तो ये अलग अलग एग्जाम्स के हमने उठाए हैं, एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई इनका। द टॉल गर्ल वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक इज माई कजिन, तो कौन सा वाला पार्ट है? अब देखो, द टॉल गर्ल आपका सब्जेक्ट है, इसमें गर्ल मेन नाउन है, टॉल आपका एडजेक्टिव है, द आपका आर्टिकल है, और इस गर्ल को डिफाइन करने के लिए एक पार्टिसिपल आ रखा है वियरिंग, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है ना। और क्या वियर कर रहा है? अ ब्लू फ्रॉक, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन किया गया है, लेकिन इसका मेन चीज़ क्या है? आप कहोगे कि सर मेन नाउन तो इसका गर्ल है, यानी कि आप इसको नाउन फ्रेज कह सकते हो, इसको नाउन हेड नहीं कह सकते हो। नाउन हेड होता तो सिर्फ गर्ल होता, अगर गर्ल को अंडरलाइन कर दिया जाए तो ये नाउन हेड है। ठीक है, क्या ये क्लॉज है? क्लॉज नहीं है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। क्या ये सिंपल सेंटेंस है? बेटा सेंटेंस तो तब होता है ना जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाउन फ्रेज। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करके बताएंगे एक बार। ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, इसमें कायदे से ये ए को भी अंडरलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ए छोड़ देंगे तो फ्रेज इनकम्प्लीट होगा। सबसे पहले देखेंगे, देखो अगर इसमें इन को भी अंडरलाइन कर रखा है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट को पूरा देखूं तो ये है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को देख रहा हूं, जो कि एग्जाम में हमें अंडरलाइन दिख रहा है ये वाला, तो ये तो इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में तो नाउन फ्रेज आते हैं, इट्स अ नाउन फ्रेज। अगर मैं इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट देखता, वेरी रूड, तो रूड आपका एडजेक्टिव है, तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाता, एडजेक्टिव फ्रेज। वेरी अकेला एडवर्ब है तो वो फ्रेज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मैंने सारे बता दिए कौन सा क्या बन जाता। अभी जो एग्जिस्टिंग गिवन क्वेश्चन था उसमें यहां तक अंडरलाइन था, इन अंडरलाइन नहीं था, तो आई वुड से नाउन इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैसेज। आइडेंटिफाई द इनफाइनाइट फ्रेज, इनफाइनाइट फ्रेज। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे, दो जगह अंडरलाइन दिख रहा है मुझे, विच वॉज रेड बाई कोलम्बस, ये तो आपका रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं इसको, पता नहीं क्यों अंडरलाइन है। क्रॉसिंग माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, इट सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है। वैसे यहाँ से आपको समझ ही आ जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग है इसका मतलब है पार्टिसिपल रहा होगा, पार्टिसिपल रहा होगा तो इसका मतलब है पार्टिसिपल पार्ट होता है एडजेक्टिव का, तो द आंसर इज दिस। लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ, इट आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है। इट वॉज क्या था? इट वॉज अ मैन, कौन सा मैन था? हु लिव्ड, जो कि रहा था, कहाँ पे? बिफोर द टाइम ऑफ क्रिस्टोफर कोलम्बस। क्रिस्टोफर कोलम्बस का जो टाइम था उससे पहले कोई व्यक्ति रहता था, उसकी बात कर रहे हैं। हु वॉज, जो था, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेट ट्रेवलर, जो कि दुनिया का पहला ग्रेट ट्रेवलर था। हिज नेम वॉज मार्को पोलो, उसका नाम मार्को पोलो था। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ में, एंड हिज अंकल, और अपने अंकल के साथ में, ही ट्रेवल्ड, उसने ट्रेवल किया, फ्रॉम इटली टू चाइना। और उसी को आगे डिफाइन करने के लिए, अगर आपने मेरे रीडिंग बूस्टर्स नहीं देखे हैं तो यू हैव मिस्ड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रीडिंग बूस्टर में आपको बार बार हमेशा बताते हुए आया हूं कि या तो हमें आगे पूरी क्लॉज लिख देनी चाहिए, जैसे यहां पे लिख रखा है, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम इटली टू चाइना एंड क्रॉस्ड माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, या तो हमें क्लॉज बना के एंड कंजंक्शन लिखते फिर लिख देते, और या फिर क्लॉज को रिड्यूस करके हम क्या लिख देते हैं? पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल अपने आप में क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो क्रॉसिंग माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स लिखो या एंड क्रॉस्ड माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स लिखो, बात एक ही होती है। इसका मतलब है ये तो आपका क्या है? पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल यानी कि दिस इज एडजेक्टिव। प्रिंसिपल, नाउन, एडवर्ब फालतू की बात है। ठीक है, टू गेट देयर। आगे देखेंगे नेक्स्ट,
अब यहाँ से भाई हम बात करेंगे क्लॉजेज की, और क्लॉज का मतलब सिंपल सा होता है भाई जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाएं, वही होता है आपका क्लॉज। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हमें पढ़ना है मेन। तो क्लॉज क्या होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, वही आपका क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में सारी चीज़ें करा रखी हैं, यहाँ भी डिटेल में ही करा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को बेसिक से लेके चले हैं। आपको नाउन क्या होता है पहले ये समझ होना जरूरी है, तभी आप नाउन क्लॉज समझ सकते हो। आपको एडजेक्टिव क्या होता है, अगर इसकी समझ नहीं है तो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं समझ पाओगे। अब मैं यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज तो डिटेल में कवर करूंगा, पर एडजेक्टिव क्या होता है ये मैंने बेसिक्स में अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ने के लिए ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पढ़ना। तो सबसे पहले मैं कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस डाल देता हूँ यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के प्रकार। आपने मेरे से बहुत बार पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी जान लें कि कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। कौन सा होता है मेरे भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना मेरे भाई, ये बहुत लिमिटेड है, और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक जो अक्सर करके आपने देखी होगी, उसको हम बोल देते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज, फैन बॉयज में यहाँ पे एफ का मतलब होता है सर फॉर, ए का मतलब होता है सर एंड, एन का मतलब होता है सर नॉर, बी का मतलब होता है सर बट, ओ का मतलब होता है सर और, वाई होता है येट, और एस होता है तो ये आपके कंजंक्शंस होते हैं। इनके अलावा जितने कंजंक्शंस बचे सामान्यतः वो सबऑर्डिनेटिंग की कंजंक्शन कैटेगरी में आते हैं, तो अदर कंजंक्शंस। ठीक है, अदर कंजंक्शंस। अब देखो कंजंक्शंस का यूज क्यों किया जाता है ये तो आपको पता होगा। कंजंक्शंस का प्रयोग क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सामान्यतः करते हैं, उसके अलावा वर्ड्स को भी जोड़ लेते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को सबको जोड़ सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो सामान्यतः सिर्फ और सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। मान लीजिए आपके पास में दो क्लॉज हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कितनी क्लॉजेस हैं, टू क्लॉजेस, आप कहोगे दोनों को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन चाहिए, आप कहोगे सर वन कंजंक्शन। सही बात है मेरे भाई, अगर वन कंजंक्शन आएगा यानी कि एक क्लॉज ऐसी रही होगी जिसके स्टार्टिंग में क्या लगेगा, कंजंक्शन लगेगा। एक क्लॉज ऐसी रही होगी जिसके स्टार्टिंग में कंजंक्शन लगेगा। मान लीजिए अगर क्लॉज कितनी है, वन क्लॉज है, एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है मतलब कंजंक्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक ही क्लॉज है तो जोड़ना तो कुछ है नहीं, और अगर जोड़ना ही नहीं है तो इसका मतलब है कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। अब यहीं से आपको टाइप्स ऑफ क्लॉजेस बहुत आसानी से समझ आ सकता है, ध्यान देंगे। सबसे पहली जो टाइप होती है ना क्लॉज की, उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेन क्लॉज। और ये जो मेन क्लॉज होती है ना, ये विदाउट कंजंक्शन आती है। तो स्टार्ट्स विदाउट कंजंक्शन, ये बिना कंजंक्शन के स्टार्ट होती है। ठीक है मेरे भाई, पहला टाइप तो यही है। दूसरी जो क्लॉज होती है ना, दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है ना, ये स्टार्ट होती होगी किससे, तो आप आसानी से कह दोगे स्टार्ट्स विथ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। सही बात है भाई। तीसरा जो टाइप होता है ना मेरे भाई, थर्ड टाइप, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे शुरू होती है, तो आप आसानी से कह सकते हो स्टार्ट्स विथ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। अगर सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं तो पक्का एक क्लॉज बिना कंजंक्शन की होगी, उसको क्या बोल देंगे, मेन क्लॉज। दूसरी में या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। अगर सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज है तो किससे शुरू होगी, बिना कंजंक्शन के, तो कौन सी होगी, मेन क्लॉज। यानी कि हर सेंटेंस में मेन क्लॉज तो पक्का होगी कि नहीं होगी। यानी कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो वहां पे मेन क्लॉज तो आपकी पक्का आएगी। तो 3 तरीके की क्लॉज हो गई टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन क्लॉजेज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं भाई। ये जो मेन क्लॉज है ना, ये तो किसी पे निर्भर करेगी नहीं क्योंकि यही मुख्य है। ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना मेरे भाई, इसको भी हम डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, मतलब इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। यानी कि ये किसी पे निर्भर नहीं करती है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, ये अपने आप में क्या कहलाती है, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि ये किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर करती है। अब बस यही समझना है कि ये निर्भर क्यों करती है, डिपेंडेंट क्यों है और इंडिपेंडेंट क्यों है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, यहीं से आपको समझ आएगा कि नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और बताना चाहता हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक चौथा प्रकार भी धीरे धीरे इमर्ज हो चुका है। मेन टाइप आपका क्या है, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। क्या होता है मेरे भाई, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब पता है क्या है, एक ही क्लॉज है, और एक ही क्लॉज है यानी कि सिर्फ मेन क्लॉज है। आप कह सकते हो यहां पे मेन क्लॉज ओनली, सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज आएगी। दूसरा जो आपका होता है ना मेरे भाई, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज है और साथ ही साथ में एक आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो जहां पे मेन क्लॉज भी हो और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो, वो आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड जो टाइप है ना आपका, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज तो होगी ही, ध्यान देंगे। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा मेन क्लॉज पहले आती है और कोऑर्डिनेट बाद में। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकता है सबऑर्डिनेट पहले आ जाए और मेन बाद में, या मेन पहले आ जाए सबऑर्डिनेट बाद में। ठीक है, मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें दोनों हो जाते हैं। आजकल एक तीसरा टाइप भी निकल गया है, जहां पे मतलब चौथा टाइप भी निकल गया है, जहां पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अब इसको देख के भी आप समझ ही जाओगे। ये वो सेंटेंस होते हैं मेरे भाई जहां पे 3 क्लॉज आ गई, मेन प्लस कोऑर्डिनेट प्लस सबऑर्डिनेट, तीनों तरीके की क्लॉज आ गई। और अगर तीनों तरीके की आ गई तो दोनों नाम आ गए उसमें। आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ सेंटेंसेस आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप समझ पाओ कि कौन सी क्लॉज क्या है। देखो, ये जो मेन क्लॉज होती है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। ही इज योर टीचर एंड यू शुड फॉलो हिम। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं जस्ट समझाना चाहता हूं आपको। टाइप ऑफ क्लॉजेज भी देख लोगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी देख लोगे, सब समझ आ जाएगा। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, योर टीचर आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो एक तो आपका ये क्लॉज हो गया। एंड कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब, फॉलो मेन वर्ब, हिम उसका ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज हो गया। किससे जोड़ा है, एंड से। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपकी कैसी क्लॉज है, आप कहोगे सर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड आ रखा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, ही इज योर टीचर, इसमें कोई कंजंक्शन आगे नहीं है, तो इट इज योर मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं।
एक मेन क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, द सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ये एक कंपाउंड सेंटेंस अपने आप में बन जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? कंपाउंड। आगे देखेंगे, आई सब्जेक्ट है, यूज्ड टू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो आपकी मेन वर्ब है। आई यूज्ड टू गो, देयर आपका एडवर्ब है, कब जाता था? एवरी मॉर्निंग। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये आपकी कौन सी क्लॉज है? कोई कंजंक्शन नहीं है, यानी कि आप इजीली कह सकते हो कि ये आपकी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। वैन आपका कंजंक्शन है, वैन फैन वॉइस का पार्ट तो है नहीं, इसका मतलब है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये जो आगे क्लॉज आ रखी है, आई वॉज इन द विलेज, आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, मतलब वॉज आपकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है द विलेज। यानी कि ये जो पार्ट है ये आपकी कौन सी क्लॉज है? आप कहोगे सर सबऑर्डिनेट। एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, किस तरीके का सेंटेंस बनेगा? आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सही बात है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही आगे, इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड, इट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रेनिंग आपका मेन वर्ब है, हेवीली एडवर्ब है, आउटसाइड एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है, हेवीली आपका इंटेंसिटी को बता रहा है। ठीक है, इट इज रेनिंग, कैसे बारिश हो रही है? हेवीली, हाउ, एक तरीके से। एक ही क्लॉज है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस है। क्लॉज का टाइप पूछ लिया जाए तो कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। ठीक है, और सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। बात आ रही है भाई समझ में? आगे, यू कैन गो टू द प्ले ग्राउंड वाइल आई एम इन लाइब्रेरी, यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, गो आपकी मेन वर्ब है, टू प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द प्ले ग्राउंड। कोई कंजंक्शन नहीं है, सो दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज है ये आपकी, है ना। अगर ये मेन क्लॉज है तो वाइल आपका कंजंक्शन है, जिसका आगे दे रखा है सब्जेक्ट आई है, एम आपकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लाइब्रेरी। तो आप कहोगे कि सर ये आपका कौन सा है? वाइल फैन बॉयज का पार्ट तो है नहीं, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप कहोगे सेंटेंस का टाइप कौन सा बनेगा? आप कह दोगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका। सही बात है भाई? बता दो एक बार। आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली, आई सब्जेक्ट है, डबल हो गया, आई गॉट वर्ब है, अ जॉब उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है, बट आपका कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, गो आपका मेन वर्ब है, और देयर आपका एडवर्ब है। यहाँ पे देखोगे आप, ये क्लॉज किससे शुरू हो रही है? ये क्लॉज किससे शुरू हो रही है? बट से। बट कैसा कंजंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, और ये आपकी मेन क्लॉज है। एक मेन क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसका मतलब है कि कौन सा सेंटेंस बनेगा? आप कहोगे सर कंपाउंड सेंटेंस। भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानना आ गया। अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे टाइप्स ऑफ क्लॉज को पहचानते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, सब क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। आगे देखो, स्टे इनसाइड द हाउस, स्टे वर्ब है, इनसाइड आपकी एडवर्ब है, मतलब प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द हाउस, घर के अंदर रहो। अंटिल आपका कंजंक्शन है, योर मदर सब्जेक्ट है, कम्स आपका वर्ब है। अंटिल फैन वॉइस का पार्ट तो है नहीं, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस क्लॉज में कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो मेन क्लॉज है। एक सबऑर्डिनेट, एक मेन क्लॉज, कौन सा कंजंक्शन बनेगा आपका? आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टाइप कौन सा बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 7th क्वेश्चन है, राधिका सेड दैट शी वुड हेल्प मी, राधिका सब्जेक्ट है, सेड आपकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, सी सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ये किससे शुरू हो रहा है? दैट से। दैट सब फैन बॉयज का पार्ट तो है नहीं, अगर ये फैन बॉयज का पार्ट नहीं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राधिका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन क्लॉज है। एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सा सेंटेंस बनेगा? आप कहोगे सर अगेन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये क्लॉज कौन सी है? आप कहोगे सर सबऑर्डिनेट। ठीक है, आगे, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अ स्मॉल कार, इट इज अ स्मॉल कार, ये आपका क्या है? क्लॉज बन गई। येट कंजंक्शन है, इट इज वेरी स्पेसियस, छोटी कार है लेकिन स्पेसियस है। अब आप कहोगे येट कौन सा कंजंक्शन है? फैन बॉयज में वाई से येट होता है, इसका मतलब है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज, मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज मिला के क्या बनाएगा? आप कहोगे सर कंपाउंड सेंटेंस। आई होप आप टाइप ऑफ सेंटेंस तो इजीली पहचान लोगे। अब टाइप ऑफ सेंटेंस तो आप इजीली पहचान लोगे। अब भाई नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं, क्लॉजेस पढ़ी हैं, ये तो ठीक है। देखो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हमने कहा था डिपेंडेंट क्लॉज है ये। वाई इट इज डिपेंडेंट? वाई सो ऐसा क्यों है? एक बार इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे भाई हम, ठीक है।
देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या मैंने लिखा, आई टोल्ड हर एवरीथिंग। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, आई टोल्ड हर एवरीथिंग, तो एक बार इस सेंटेंस को ब्रेक तो कर ही सकते हो आप। इतने दिन से मेरे साथ ब्रेक कर रहे हो तो आसानी से कर लोगे। आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है और एवरीथिंग भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है यानी कि ये अपने आप में एक प्रोनाउन होता है ना मेरे भाई, प्रोनाउन है, या आप नाउन कह सकते हो, प्रोनाउन कह सकते हो, लेकिन ये तो प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट में नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ठीक है, आप समझना। या फिर एवरीथिंग चलो प्रोनाउन है, या मैं ऐसे भी तो कह सकता था, आई टोल्ड हर अ स्टोरी, मैंने उसे एक कहानी सुनाई। अगर मैंने अ स्टोरी लिखा होता तो ये आपका क्या बन जाता, आप कहते सर ये नाउन है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे ना लिख के, देखो प्रोनाउन भी अल्टीमेटली नाउन की जगह ही आते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन यही तो पढ़ी है हमने, कि ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं। इसी सेंटेंस को बेटा अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि आई टोल्ड हर दैट शी वॉज कहानी टाइप लिख सकते हैं। मैं चाह रहा था कि स्टोरी को ही रिप्लेस करके हम कुछ अच्छा सा लिख लें, ठीक है, तो कुछ कहानी टाइप ही लिख देते हैं, दैट देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल। मैंने उसे बताया कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, ठीक है, समझना मेरे भाई। एक स्टोरी है या एवरीथिंग है, इसी की जगह पे मैंने क्या लिखा, ये पूरी की पूरी क्लॉज लिखी, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं सेंटेंस को देखता हूँ, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, हर उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये भी तो ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर व्हाट, आई टोल्ड हर व्हाट, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर व्हाट। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था सर, ये जो व्हाट आता है ना, इसका जो रिप्लाई है वो कहीं ना कहीं आपका क्या आता है, नाउन आता है। आई टोल्ड हर दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, नाउन है, लेकिन ये तो एक क्लॉज के फॉर्म में। तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, आप कहोगे सर ये आपका नाउन क्लॉज है, यानी कि दिस इज अ नाउन क्लॉज। क्लॉज के फॉर्म में कैसे है देख लेते हैं एक बार। दैट आपका कंजंक्शन है, देयर से शुरू हुआ, वर आपकी वर्ब है, ए लॉट ऑफ पीपल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब अगर आगे तो ये क्लॉज बन जाती है। इसी तरीके से अगर मैं एक और सेंटेंस आपके लिए दूं, he did not help me yesterday। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा बारीकी से तोड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है। सी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हेल्प आपकी मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। सी डिड नॉट हेल्प मी व्हेन, कब हेल्प नहीं करी उसने, लाइक सी डिड नॉट हेल्प मी व्हेन, कब हेल्प नहीं करी, यस्टरडे। यस्टरडे आप कहोगे सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, इस बात को मैं बहुत बार आपके सामने रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि आप आसानी से तोड़ पा रहे सेंटेंस को। इसी सेंटेंस को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, सी डिड नॉट हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, जब मैं मुश्किल में था। अब देखो सी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, हेल्प मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइम के लिए एक डे का नाम लिख दिया था, यस्टरडे, यहाँ पे टाइम के लिए मैंने एक डे ना लिख के पूरा का पूरा क्या लिख दिया, तो आप पाओगे मैंने पूरा का पूरा एक क्लॉज लिख दिया। सी डिड नॉट हेल्प मी व्हेन, कब मदद नहीं करी, कब नहीं की, यस्टरडे। कब नहीं की, जब मुझे जरूरत थी। कब नहीं की, जब मैं ट्रबल में था, जब मैं दिक्कत में था। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या बता रहा है, टाइम। और अगर सर ये टाइम बता रहा है दैट मीन्स ये आपका क्या है, एडवर्ब। इसीलिए पूरी की पूरी क्लॉज को क्या कह सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भाई,
कौन सी क्लॉज कह सकते हैं? एडवर्ब क्लॉज। आराम से कह सकते हो। क्या इस एडवर्ब क्लॉज की जगह पे कोई फ्रेज नहीं लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे। ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, जैसे यस्टरडे लिखा है, तो क्या हम इसकी जगह पे ऑन मंडे नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, है ना। ऑन मंडे क्या हो जाता है? फ्रेज हो जाता है, क्योंकि इसमें दो शब्द हो जाते हैं। यानी कि बहुत कुछ लिख सकते हैं हम उसी चीज़ को क्लॉज से दिखा सकते हैं, उसी चीज़ को वर्ड से दिखा सकते हैं, उसी चीज़ को फ्रेज से भी दिखा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा, फिर आपको जो कंक्लूड करके बताना चाहता हूं उस पर आ जाऊंगा। जैसे मैंने लिखा द मैन या द पाथ हिडन इन द वुड्स वॉज स्कैरी। भाई जो रास्ता था, कौन सा रास्ता? समझना, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द पाथ आपका क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में भी ये नाउन है पाथ जो है, और ये आपका आर्टिकल है। इस नाउन को कौन सा पाथ जो कि हिडन था? आप कह दोगे सर नाउन के लिए आया तो ये एडजेक्टिव है। अगर वैसे देखा जाए तो ये अल्टीमेटली है क्या? पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव ही होते हैं। और कहाँ हिडन था? तो ये प्रपोजिशन आ गया जिसका ऑब्जेक्ट है द वुड्स, वुड्स यानी कि जंगल। वॉज आपकी वर्ब आ गई पाथ के लिए, और कैसा था वो? स्कैरी था, यानी कि एडजेक्टिव आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या मैं इसी सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करके ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? द पाथ, भाई कौन सा वाला पाथ? विच वॉज हिडन इन द वुड्स वॉज स्कैरी। बेटा जब इस वाले क्वेश्चन को मैं देखता हूं ना, तो अब की बार क्या होगा? द पाथ, जैसे ऊपर सब्जेक्ट था वैसे यहां भी ये सब्जेक्ट है। कौन सा पाथ? इस पाथ को डिफाइन कर रहा है विच वॉज हिडन इन द वुड्स, जिसमें से विच आपका क्या है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। वॉज आपकी क्या है? आप कहोगे सर वर्ब है। हिडन आपका क्या है? आप कहोगे सर एडजेक्टिव है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो आ गया। ये सब्जेक्ट वर्ब किसको डिफाइन कर रहा है? इस वाले नाउन को। अगर ये नाउन को ही डिफाइन कर रहा है तो ये पूरा का पूरा क्लॉज मिलकर किसका काम कर रहा है? आप कहोगे सर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एक क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसी को हम क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव क्लॉज बोल देंगे। आपने रिलेटिव प्रोनाउन तो मेरे से पढ़ा ही होगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपने मेरे से पढ़ा है तो वहाँ पे हमारी एक बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी होती है कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका एक एंटीसीडेंट होता है। अगर हर रिलेटिव प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होता है तो एंटीसीडेंट होता क्या है? या तो नाउन या प्रोनाउन। यानी कि अल्टीमेटली जो रिलेटिव क्लॉज बनती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी देती है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए जितनी भी रिलेटिव क्लॉज होती हैं वो सारी की सारी अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और एक रिलेटिव क्लॉज को अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि बताओ जी कौन सा क्लॉज है, और ऑप्शन में एडजेक्टिव क्लॉज भी है, रिलेटिव क्लॉज भी है, तो आप रिलेटिव क्लॉज पर टिक कर दोगे क्योंकि वो प्रिसाइज टर्म है उसके लिए। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और रिलेटिव क्लॉज को अंडरलाइन करके ऑप्शन दे रखे हो और वहां पे सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज दे रखा हो तो एडजेक्टिव क्लॉज को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम का भरोसा नहीं किस तरीके से पूछ लें। तो द पाथ विच वॉज हिडन इन द वुड्स। अब यहां से ना एक चीज और समझ आएगी आपको, समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट देयर एंड आई मेट राधिका। मैं वहां गया और राधिका से मिला। मेरे भाई और एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, आई वेंट देयर व्हेन राधिका कॉल्ड मी। देखो भाई इन दोनों सेंटेंस में ना फंडामेंटल एक डिफरेंस है, उसी को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एंड कंजंक्शन है, वैन कंजंक्शन है। आई सब्जेक्ट है, मैट वर्ब है, राधिका उसका ऑब्जेक्ट है, राधिका सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब आप सभी जानते हैं इस क्लॉज को सारा जमाना कह देता है कि ये इंडिपेंडेंट है और इस क्लॉज को सारा जमाना कह देता है कि डिपेंडेंट है। ज़्यादातर लोग आपको इस तरीके से बता देंगे कि ये इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि आई मैट राधिका, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, लेकिन वैन राधिका कॉल्ड मी, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। बेटा मीनिंग से जाओगे ना कभी समझ नहीं पाओगे कि बेसिक फंडामेंटल क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है ना। मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ ना वो बहुत ज़रूरी है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। समझना, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट आपका क्या है, वर्ब है, आई वेंट देयर, देयर आपका क्या है, एडवर्ब, मैं वहाँ गया, जाके क्या किया, एंड कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, मैट वर्ब है, राधिका। क्या आई मैट राधिका टाइम बता रहा है? ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। क्या आगे मैं ये कह रहा हूँ कि वैन? नहीं। क्या मैं आगे ये कह रहा हूँ वाई? नहीं। क्या मैं आगे कोई प्लेस बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ? नहीं। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन को, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, कब गया, वैन राधिका कॉल्ड मी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की, लेकिन यहाँ पे तो टाइम नहीं है। टाइम को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। भाई क्या ये वाली चीज इस वर्ब के लिए आई है, वेंट आई मैट? नहीं, लेकिन आई वेंट, वेन, कब गया, जब राधिका ने बुलाया। यानी कि ये वर्ब है और इस वर्ब का टाइम बता रहा है कि एक्शन हुआ कब था, तब हुआ था जब राधिका ने बुलाया था। कब गया था, जब राधिका ने बुलाया था। यानी कि ये अल्टीमेटली टाइम है, और टाइम है तो ये एडवर्ब है। तो ये कह सकते हो ना, अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब किसके लिए आते हैं, वर्ब के लिए आते हैं या एडजेक्टिव के लिए आते हैं। तो ये एडवर्ब किसके लिए आए, इस वाली वर्ब के लिए। तो ये क्या इंडिपेंडेंट अपने आप में आइडेंटिटी रखता है या ये इस वर्ब पे डिपेंडेंट होगा? आप कहोगे क्योंकि ये शब्द आया किसके लिए, इस वर्ब के। अगर इस वर्ब के लिए आया तो ये डिपेंडेंट कैसे हो सकता है, ये तो किसी और पे निर्भर कर रहा है। अगर किसी और पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं या जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज बनाते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बना पाते। कैसी बनाते हैं, डिपेंडेंट। क्यों है डिपेंडेंट? क्योंकि जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं वो सेंटेंस में कोई काम करती हैं, या तो एडवर्ब के तरीके से काम करती हैं, या नाउन के तरीके से काम करती हैं, और या एडजेक्टिव के तरीके से। जैसे ये देखो, ये आपकी कैसी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये ना एडजेक्टिव है, ना ये नाउन है, ना ही ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब है। पिछले वाला सेंटेंस देखो, द पाथ हिडन इन द, ये वाला द पाथ विच वॉज हिडन, ये क्लॉज पूरी किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। जब ये एडजेक्टिव है तो आई किसके लिए, पाथ के लिए। अगर मैं पाथ को हटा दूंगा तो क्या ये क्लॉज चल पाएगी, नहीं टिक पाएगी। इसका मतलब है कि ये क्लॉज आत्मनिर्भर नहीं है, ये क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्लॉज इस पाथ शब्द पे डिपेंडेंट है। दैट्स वाई दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट। और क्या है डिपेंडेंट होके, एडजेक्टिव है अपने आप में। सिमिलरली यहां पे देखो, सी डिड नॉट हेल्प मी, कब हेल्प नहीं करी, व्हेन, टाइम बताने के लिए। तो अगर टाइम ही पूछा गया तो टाइम बताने के लिए ये क्लॉज आ गई भाई, व्हेन आई वाज इन ट्रबल। तो अगर ये टाइम है, किस चीज का टाइम बता रहा है, हेल्प ना करने का। इसका मतलब है ये तो इस वर्ब पे निर्भर करती है तो डिपेंडेंट है। सिमिलरली ये देखो, आई टोल्ड हर व्हाट, क्या बताया, आई टोल्ड हर। टेल वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ये पूरी क्लॉज लिखी है। यानी कि ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसके लिए आया, इस वर्ब के लिए। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, इस वर्ब पे निर्भर कर रहा है। अगर ये इस वर्ब पे निर्भर करता है तो ये कैसी क्लॉज है, डिपेंडेंट। इसीलिए हम यहाँ से एक चीज सीखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने से मतलब है ना वो एडजेक्टिव है, ना वो एडवर्ब है, ना वो नाउन है, वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखती हैं। और जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी वो डिपेंडेंट क्लॉज हैं। और क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज हैं तो वो तीन में से कोई एक काम करेंगी, या तो वो नाउन का काम करेंगी, या वो एडवर्ब का काम करेंगी, और या फिर वो एडजेक्टिव का काम करेंगी। जितनी भी रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं वही आपकी अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं। जितने भी आपके टाइम को बताने वाले क्लॉज हो गए, कंडीशन को बताने वाले क्लॉज हो गए, रीजन को बताने वाले क्लॉज हो गए, ये सारे के सारे आपके किसका काम करेंगे, तो एडवर्ब क्लॉज का काम करेंगे। और जितने भी आपके ऐसे क्लॉजेज हैं जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, यानी कि नाउन है, किसी को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज समथिंग, तो ऐसे केस में वो क्या बन जाएंगे, नाउन क्लॉज बन जाएंगे। ठीक है, सो नाउ
तो अगला जो हमारा पार्ट है वो यही है, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के 3 टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज। बात आई समझ में भाई कि नाउन क्लॉज कहां से निकल के आया है? तो नाउन क्लॉज सेंटेंस में सामान्यतः या तो ये सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई, या ये ऑब्जेक्ट होते हैं। समटाइम्स नाउन क्लॉजेस कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकते हैं। समटाइम्स नाउन क्लॉज, ये क्या हो रहा है? अबे पागल मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स जो नाउन क्लॉजेज होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। एक चीज और बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दे कैन डिस्क्राइब अ नाउन, ठीक है, टू डिस्क्राइब अनदर नाउन। किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकते हैं। नाउन क्लॉज के 4 मेजर फंक्शन है। दूसरा आपका क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉजेस। और एडजेक्टिव क्लॉजेस कुछ अलग नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉजेस कुछ अलग नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉजेस हमेशा आपका जो रिलेटिव क्लॉज होती है ना, वही होते हैं, तो रिलेटिव क्लॉजेस। एंड द लास्ट टाइप इज नंबर 3, एडवर्ब क्लॉजेस। और जो बचा कुछ आए ना, जो इन दोनों में ना आए, ठीक है, वो एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। रिमेनिंग जो ऊपर वाले दोनों के अलावा बचे हैं, रिमेनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। बाकी के जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो एडवर्ब क्लॉजेस बनेंगे। नाउ अब आप इसमें से क्या मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सी क्लॉज क्या फंक्शन कर रही थी? देखो, सबसे पहले ये तो एंड के साथ है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोई फंक्शन नहीं होता है। ये वैन के साथ है, वैन के साथ यानी कि टाइम बता रही है। आई यूज टू गो देयर एवरी मॉर्निंग, कब जाता था? व्हेन आई वॉज इन विलेज, जब मैं गांव में था। इसका मतलब है टाइम क्लॉज है, टाइम क्लॉज है तो एडवर्ब है, तो आप कह सकते हो एडवर्ब क्लॉज है। इट इज रेनिंग हैवीली, एक ही क्लॉज है तो दूसरी तो कुछ है ही नहीं। यू कैन गो टू द प्ले ग्राउंड, कब? जब मैं लाइब्रेरी में हूं, यानी कि ये क्या बता रहा है? आप कहोगे सर टाइम, और टाइम बता रहा है यानी कि एडवर्ब। नेक्स्ट, आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली बट आई कुड नॉट गो देयर। अगेन बट है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कोई टाइप नहीं होता है इनका, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। स्टे इनसाइड द हाउस, कब तक रहना है? टाइम की डेडलाइन है, अंटिल योर मदर कम्स, जब तक आपकी माँ आए। टाइम है, दैट मीन्स एडवर्ब। राधिका सैड, राधिका ने कहा, क्या कहा? दैट के शी वुड हेल्प हर। तो सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है यानी कि क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन क्लॉज है ये तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस टाइप से आप पहचान सकते हो कि कौन सी क्लॉज का क्या टाइप है। नाउ लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। आई हैवंट सीन हिम, कब से नहीं देखा है? आप कहोगे सर सिंस माई रिटर्न फ्रॉम लंडन। पहले तो देखो ये क्लॉज ही नहीं है, माई रिटर्न आपका क्या है? सिंस का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्लॉज नहीं है। ये पूछने का तरीका गलत है, ठीक है। ये एक फ्रेज है और ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है कायदे की बात तो। लेकिन फिर भी अगर इन्होंने क्लॉज मान रखी है तो इन्होंने सिंस को कंजंक्शन समझ लिया, आगे क्लॉज समझ लिया। सिंस किसका कंजंक्शन होता है? टाइम का। प्रीपोजिशन है तो भी टाइम ही तो बता रहा है। कब से नहीं देखा? कब से नहीं देखा? जब से हम लंदन से लौटे हैं, यानी कि इट इज टॉकिंग अबाउट टाइम। तो क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? बेटा नहीं। क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है? नहीं। क्या ये एडवर्बियल है? बिल्कुल सही है। क्या ये नाउन क्लॉज है? नहीं। तो एडवर्बियल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज बोल दो या एडवर्बियल क्लॉज बोल दो, बात एक ही होती है बेटा। आगे देखेंगे, वी क्लाइम्ड अप अ ट्री इन ऑर्डर दैट। ये आपका बेसिकली पर्पस बताता है। इन ऑर्डर दैट, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, ये सब पर्पस को बताने वाले फ्रेजेस होते हैं। तो देख लो क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, दैट्स इट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस और सेंटेंसेस विद द करेक्ट नाउन क्लॉज, जिसमें नाउन क्लॉज सही हो। देखो, ही सब्जेक्ट है, रिमेंबर्ड वर्ब है, ही रिमेंबर्ड। वी वेयर ही हैड लेफ्ट इट, ही रिमेंबर्ड।
ही रिमेंबर्ड, क्या रिमेंबर किया उसने, कि वेयर ही हैड लेफ्ट इट, कि उसने कहाँ छोड़ दिया था। देखो तो इसमें आप पाओगे रिमेंबर वर्ब है, ही रिमेंबर्ड व्हाट, क्या रिमेंबर किया, कि कोई चीज कहाँ छोड़ दी थी। इट यानी कि कोई भी, वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक, यानी कि ये आप कहोगे कि पूरा का पूरा रिमेंबर वर्ब का ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, और नाउन है यानी कि नाउन क्लॉज है। जितने भी WH वर्ड से बनने वाली क्लॉज होती है ना, या तो एडवर्ब हो सकती है या नाउन हो सकती है, ठीक है। खास करके नाउन क्लॉजेज जो होती है ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। माई सन सब्जेक्ट है, न्यू आपकी वर्ब है, माई सन न्यू, मेरा बेटा जानता था, क्या जानता था, दैट आई वुड पनिश हिम, कि मैं उसको पनिश करूंगा। आप कहोगे सर ये भी नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अगेन कौन सी क्लॉज है, आप कहोगे नाउन क्लॉज है। ही एडमिटेड, उसने एडमिट किया, क्या एडमिट किया, दैट के। अब देखो दैट यहाँ पे इन्होंने हिडन कंजंक्शन है, ही वॉज गिल्टी, कि वह गिल्टी था। तो आप पाओगे कि ये भी अल्टीमेटली क्या है, एडमिट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन होना चाहिए, जो कि इन्होंने ड्रॉप कर रखा है। Sometimes it is possible to drop the conjunction that, especially in noun clauses after verb, ठीक है। वर्ब के बाद में जो नाउन क्लॉजेज आती हैं उसमें कंजंक्शन दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, खास करके तब जब इस वर्ब के और इस क्लॉज के बीच में कोई और शब्द ना आए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अगेन इट्स अ नाउन क्लॉज। ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, बिकॉज क्या बताता है, कारण यानी कि रीजन के लिए नाउन नहीं आता है भाई, रीजन है इसका मतलब है एडवर्ब है, और एडवर्ब है यानी कि आप डी को छोड़ दीजिए, ए बी और सी तीनों ही आपके नाउन क्लॉज हैं। दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ये तीनों ही नाउन क्लॉज हैं। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉज अंडरलाइंड इन द गिवन एग्जांपल। टेक एन अम्ब्रेला विथ यू इन केस इट रेन्स। सबसे पहले तो इसमें अंडरलाइन नहीं कर रखा, देखो सबसे पहले टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। अब देखो सारी क्लॉजेज क्या है, मैनर, कंपैरिजन, कंडीशन, रीजन, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मैनर वैनर किसी की नहीं है, तो अंडरलाइन यही होगा, इन केस इट रेन्स। अब ये क्या है, क्या ये तरीका बता रहा है, नहीं। क्या ये तुलना बता रहा है, नहीं। क्या ये रीजन है, नहीं। कंडीशन, आप कहोगे ओनली सी। देखो ही इज अ ब्रेव मैन, मतलब दैट ही इज अ ब्रेव मैन इज एडमिटेड बाई एवरीबडी। देखो पार्ट हैज बीन अंडरलाइन, विच क्लॉज हैज बीन यूज्ड, देखेंगे इज आपकी वर्ब है, इज एडमिटेड, सब लोगों ने एडमिट किया है, क्या एडमिट किया है, व्हाट, एडमिटेड व्हाट, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, क्या ब्रेव मैन को एडमिट किया है, क्या ही को एडमिट किया है, या इस पूरी बात को कि वह एक ब्रेव मैन है, इस बात को सबने एडमिट किया, सबने माना है। किस चीज को माना है, इस पूरी बात को। यानी कि आप कहोगे कि दिस क्लॉज इज अ सब्जेक्ट, जिसमें कंजंक्शन ए रहा, सब्जेक्ट है यानी कि ये नाउन है, एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन क्लॉज इज द करेक्ट आंसर, नाउन क्लॉज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट। वैन से शुरू हुआ है, टाइम की क्लॉज है, दैट्स इट, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही माइट मेक अ प्रॉफिट। अब देखो इफ ओनली या आई वेस, ये बेसिकली किसके लिए आते हैं, कंडीशन में या अनरियलिटी को दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एडजेक्टिव नहीं है, सबसे पहले रिलेटिव क्लॉज नहीं है, दो ऑप्शन आप हटा देंगे। देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू, जो कि वह नहीं कर सकता था, बस प्रॉफिट बनाने की बात है। वैसे बड़ा इलॉजिकल सा सेंटेंस है, बाकी ये सारी की सारी इफ से बनने वाली क्लॉजेज एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं, नाउन नहीं है क्योंकि किसी का ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। देखो वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज क्या है, टाइम दिखाता है, टाइम दिखाता है तो एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज टाइम दिखा रहा है। नेक्स्ट, द किंग एंड इज रेटिन्यू प्लेड द हंटिंग गेम इन द थिक फॉरेस्ट आफ्टर मिडनाइट। आइडेंटिफाई द एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज है, देखो द किंग एंड इज रेटिन्यू ये आपका सब्जेक्ट है, प्लेड आपकी वर्ब है, द हंटिंग गेम उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द थिक फॉरेस्ट, आफ्टर मिडनाइट ये सब्जेक्ट है तो ये हो नहीं सकता, इन द थिक फॉरेस्ट ये प्लेस बता रहा है लेकिन फ्रेज है, इन द थिक फॉरेस्ट आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट
अब देखो जो इन्होंने पूछा है ना, ये तो गलत ही पूछ रखा है, क्योंकि इसमें क्लॉज तो एक ही है, तो एडवर्ब क्लॉज तो नहीं आएगा इसमें। अब एक ही जगह है, इन द थिक फॉरेस्ट प्लेस बता रहा है, आफ्टर मिडनाइट टाइम बता रहा है, दोनों ही एडवर्ब होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से एडवर्बियल हैं, तो ये दोनों एडवर्बियल हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, एडवर्बियल हैं। आगे देख लेते हैं। हाउ ही एंटर्ड द रूम इज अ मिस्ट्री। व्हाट इज अ मिस्ट्री? इज अ मिस्ट्री। व्हाट इज अ मिस्ट्री? मिस्ट्री है कि रूम में आ कैसे गया। तो आप कहोगे ये क्या है, सब्जेक्ट है बेटा। अगर ये सब्जेक्ट है तो अल्टीमेटली ये क्या है, आप कहोगे नाउन है। नेक्स्ट, सी पुट द बुक्स वेयर नो वन वुड फाइंड देम। सी सब्जेक्ट है, पुट आपकी वर्ब है। द बुक्स कहाँ कहाँ पे पुट की थी, कहाँ पे पुट की थी, जहां कोई ना ढूंढ पाए। प्लेस, अगर प्लेस है तो, और ये प्रेपोजिशनल क्लॉज कुछ नहीं होती है, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज कुछ नहीं होगा। पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। इसमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, देखो। हैविंग नो मनी विथ मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। आई लव्ड हिम बिकॉज, सबसे पहले हटाने हैं। आई लव्ड हिम बिकॉज, बिकॉज आपका कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। द सर्वेंट रन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स। यहाँ पे एंड आ रखा है। टू एड टू देयर ट्रबल्स द सर्वेंट रन अवे। अब यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, और यहाँ पे एंड है, तो ये एंड वाले को कंपाउंड वाला मान लेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। इट वॉज अ नाइट ऑफ फेस्टिविटीज, कोई कंजंक्शन नहीं है। ऑल वर सिंगिंग सॉन्ग्स, कोई कंजंक्शन नहीं है। शेरोन प्रिपेयर्ड द चॉकलेट फज एंड देन, अब एंड आ रखा है, यही करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई अ कंपाउंड सेंटेंस। शी वर्क्स वेरी हार्ड, एक ही क्लॉज है। शी वर्क्स ऑल डे लॉन्ग टू मेक एंड्स मीट, कोई क्लॉज नहीं है दूसरी। शी वर्क्स हार्ड बट आ गया यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कंपाउंड सेंटेंस, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे। अनलॉकिंग द डोर शी लेफ्ट हरसेल्फ इन। तो आइडेंटिफाई द गिवन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, क्या कोई कंजंक्शन है, नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार, मतलब सिंपल हो जाएगा। कोई दूसरा कंजंक्शन ही नहीं है, एक ही क्लॉज है, शी लेट हरसेल्फ इन। ठीक है, अगला। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्डवर्क ही फेल्ड द एग्जाम। हार्डवर्क के बावजूद भी एग्जाम में फेल हो गया, तो कौन सा सेंटेंस है, आप कहोगे एक ही क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल। बाकी देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, अलग अलग एग्जाम्स के उठा के हमने कराए हैं। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ों को और अच्छे से बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो एक तो बेसिक्स की वीडियो देख लेना। बाकी भाई इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच बहुत अच्छा बैच है, सुपर डुपर एकदम हिट बैच है। 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको आरजी विक्रमजीत ऐप में मिल जाता है। ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और बैच जरूर ले लेना अगर आपको रियलिटी में क्वालिटी कॉन्टेंट चाहिए। ठीक है, इस बैच में आपको ये सब मिलता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। अगर आपको ये है कि सर हमें चारों सब्जेक्ट का वीओडी चाहिए, तो एक कॉम्बो भी आता है हमारा 2299 रुपये के फी में, चारों सब्जेक्ट का वीओडी कॉम्बो। आपको लाइव पढ़ना है तो 999 रुपये में जो चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं ये लाइव मिलेंगी। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे सब एक साथ मिल जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे मिलेगा। 999 की फ़ीस है, 2 साल की वैलिडिटी है और ये लाइव बैच है आपका। बाकी ये लाइव का कॉम्बो है, ये 2699 रुपये में सारे सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, बाकी हमारी बुक्स भी आप जरूर चेकआउट करें, अभी सीजीएल का टाइम है। अभ्यास तो जरूर मंगाएं भाई, बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत खतरनाक अस्त्र है। अगर आपको अभ्यास करना है तो उसके लिए इससे बड़ा अस्त्र शस्त्र कोई नहीं है। प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी और प्रैक्टिस इज द की भाई। बाकी वो कैब के लिए संजीवनी, कंप्लीट इंग्लिश के लिए रामबाण जिसमें कंप्लीट ग्रामर आपकी डिटेल में मिलेगी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्रांति और आपकी फॉर्मूला बुक इंग्लिश वाली छोटी वाली वो कैब की बुक भी आप मंगा सकते हैं रिवीजन के लिए। बाकी भाई हमारा ऑफिशियल चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश दोनों टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें और दोनों व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। क्लॉजेज फ्रेजेस को लेके मैंने एक एक चीज़ जितने डिटेल में आपको समझा दिए, इससे आगे इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।